हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। और चलिए डिस्कस करते हैं इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़। प्लेसेस इन न्यूज़ शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, चलिए देखते हैं आप इसका जवाब दे पाते हैं नहीं। सबसे पहला, वेयर इज नेगेव डेजर्ट लोकेटेड, कहाँ पर है ये? नेगेव भी कहीं पढ़ते हैं, कहीं कि नेगेव भी पढ़ते हैं इसे। 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, चिले, इजराइल या जॉर्डन। इनमें से कहाँ लोकेटेड है? आई होप आपको उसका आंसर पता हो। अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पक्का पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक अलायंस। तो पैसिफिक अलायंस, पहला सवाल मेरा आपसे कि ये है कहाँ? ये हमने डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, कहाँ है ये और इनमें से कौन इसका पार्ट है? ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया या उरुग्वे? ये इनमें से 2 हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं पता तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको पता लग जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। आज के वीडियोज़ में जो लोकेशंस हमें पता चलेंगी, पहले देखते हैं वो कौन कौन सी है। आज हमें साउथ अमेरिका कवर करना है क्योंकि यहाँ है अर्जेंटीना, तो हम अर्जेंटीना के बारे में पढ़ेंगे। और अर्जेंटीना के अलावा साउथ अमेरिका की पूरी ज्योग्राफी और इसके आसपास इस रीजन में एक ट्राइंगल बनता है, लिथियम ट्राइंगल, 3 देशों के बीच में जहाँ सर्वाधिक लिथियम मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। कोबाल्ट के बारे में जानेंगे। प्लस फिर हम उठ के यहाँ से चलेंगे किधर? तो अपने पड़ोस में यहाँ बलूचिस्तान है, तो बलूचिस्तान की लोकेशन, इसकी पूरी कहानी की हुई न्यूज़ में ये समझेंगे। एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट इन 2 कॉन्टिनेंट्स, इन दो जगहों के अलावा एक बहुत ही ख़ास जगह है जो केरला के पास है, जहाँ पर जो एल्गल ब्लूम यानी पिंक हो गई एक लेक, वहाँ पर उसके बारे में जानेंगे। और इन सब टॉपिक्स को जानने के अलावा हम ये भी समझेंगे कैसे जो इज़राइल का इलाका है यहाँ पे मेडिटेरेनियन के आसपास, इसकी ज्योग्राफी और इस एरिया जो न्यूज़ में है वो क्यों है, ये जानेंगे आज के वीडियो में। आई होप आप प्रिपेयर्ड हैं और इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे वो होगा अर्जेंटीना। लेकिन याद रखिए, वर्ल्ड मैप जब आप देखें ना तो आपको यहाँ ही से आइडिया लग जाना चाहिए प्लेसेस इन न्यूज़ का। ये प्लेसेस इन न्यूज़ थी इस वीडियो में, ये जगह है, इसकी क्या ज्योग्राफी है, क्या रेलेवेंस है, ये आपको पता है। तो पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में हुआ क्या? अर्जेंटीना में एक लिथियम ट्राइंगल है। लिथियम एक बहुत बेसिक मिनरल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है बैटरी बनाने में, और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्पेसिफिकली जो हम ई व्हीकल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सोलर एनर्जी में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करना चाहते हैं, वहाँ इसका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है। तो दुनिया का 53% जो लिथियम ओर है वो एक ट्राइंगल में ही समाहित है। कहा जाता है कि एरिया जो 3 देशों के बीच में है, अर्जेंटीना, नॉर्दर्न चिले और बोलिविया। तो अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले के बीच का इलाका है। यहाँ पर ये आपका पूरा का पूरा ये जो आपका लिथियम आयन ओर है दुनिया भर का 53% यहीं पर सिचुएटेड है। इसको ट्राइंगल इसलिए कहते हैं, एक ट्राइंगल की तरह शेप में है ये, इन 3 देशों में बसा हुआ है। तो कौन कौन से देश है फिर से बताइए? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले। तो इन 3 देशों में पूरा का पूरा लिथियम आयरन ओर 53% दुनिया का सिचुएटेड है। अब हमें यहाँ चलो ये तो पता लग गया कि पहली बात कि लिथियम ट्राइंगल है क्या, कहाँ लोकेटेड है। और पॉइंट ये कि भाई ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया? तो टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया एक डील क्लोज कर रहा है 5 लिथियम ब्लॉक्स अर्जेंटीना में एक्सप्लोर करने के लिए, कि भाई इसको एक्सप्लॉइट इंडिया करेगा ताकि इससे जो वो जो फ़ायदा उठा सके लिथियम, ऑब्वियसली जो इससे प्रोड्यूस होगा, इससे इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो बॉडी या जो ग्रुप इसके लिए नेगोशिएट कर रहा है उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लिथियम ट्राइंगल देखो तो याद रखिए, इंडिया में 5 लिथियम ब्लॉक्स पे बात चल रही है, ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। और जो ग्रुप इसे पुश कर रहा है इंडिया का वो है काबिल। क्या नाम है? काबिल। काबिल पुश कर रहा है। काबिल असल में इंडिया की 3-4 कंपनियों का एक जॉइंट वेंचर है, जैसे नालको, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉपर लिमिटेड। ये 3 कंपनीज ने मिलकर ये काबिल बनाया है। काबिल का काम क्या होगा? काबिल नेगोशिएट करता है कैसे वो इन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को वो एक्सप्लोर करेंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा, किस तरह उनको वो डील करनी है। तो ये पहली बात, काबिल कौन है? इंडियन 3 कंपनीज का एक मिक्सअप है जो डील करता है अगर ऐसे मिनरल एक्सप्लोरेशन कहीं करना हो तो उस देश के साथ MOUs जो साइन होते हैं, क्योंकि भाई इनको साइंटिफिक एक्सपर्टीज चाहिए ना बात करने के लिए, तो काबिल इसका काम करता है। तो काबिल अभी कहाँ बात कर रहा है? तो अर्जेंटीना के साथ बात हुई है। क्यों? क्योंकि जो लिथियम ट्राइंगल है वहाँ पर इंडिया को कुछ ऑब्वियसली चीज़ें चाहिए थी, और यहाँ पर ये उपलब्ध। दुनिया का 3रा लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व है यहाँ पर, और अर्जेंटीना पार्ट है किसका? लिथियम ट्राइंगल का। इसके अलावा इंडिया ऑलरेडी जो अपने आयन सेल, लिथियम आयन सेल होता है, सब कुछ मैन्युफैक्चर ही करता है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बचत करेगा। और इसके अलावा क्या काबिल ने कहीं और ब्लॉक्स या किसी और जगह एक्सप्लोर किया है? कुछ कोई आइडिया आपको? तो हाँ, बिल्कुल किया है। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इन्होंने जो कुछ 1-2 ब्लॉक्स हैं
वो वहाँ एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर रखा है 2 ब्लॉक्स में और 3 कोबाल्ट के ब्लॉक्स में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा इंडिया चिली और ब्राज़ील के साथ भी बात कर रहा है कि भाई किसी तरह यहाँ से हम अपना एक डील कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया लिथियम एक्सप्लोर कर पाए, जिससे इंडिया का इम्पोर्ट बिल थोड़ा कम हो और इंडिया के पास अवेलेबिलिटी हो रिसोर्स की, जो बहुत रेयर है। ये बहुत कम देशों के पास इसका प्रभुत्व है, तो इसलिए ये हमेशा विवादों में रहता है। इसी तरह एक देश और है अफ्रीका का, यहाँ पर सिचुएटेड, जहाँ पर माइनिंग होती है कोबाल्ट की माइनिंग होती है और बहुत ज़्यादा इनह्यूमन तरीके से होती है। हमने वो भी पहले डिस्कस किया हुआ था, हालांकि वो जगह न्यूज़ में नहीं है, लेकिन रिलेटेड है। कोबाल्ट माइनिंग कहाँ होती है, मेरा आपसे सवाल है, तो वो कॉन्गो में होती है, जहाँ बहुत ज़्यादा ही इनह्यूमन कंडीशंस में बच्चों से और लोगों से काम लिया जाता है। ये बात हो गई अर्जेंटीना की लिथियम रिजर्व्स की, ट्राइंगल की, प्लस काबिल की। अब ज़रा अर्जेंटीना की लोकेशन पर ध्यान देते हैं। अर्जेंटीना कहाँ पर है? ये रहा अर्जेंटीना। क्या अर्जेंटीना G4 का मेंबर है? G4 ग्रुप किस चीज़ का है? G4 ग्रुप वो 4 देश हैं जो पुश कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए। इसमें कौन कौन है? इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है ये इसका पार्ट है G4 का, और अर्जेंटीना पार्ट है कॉफ़ी क्लब का, जो इसका विरोध करता है। ये पाकिस्तान वगैरह के साथ मिलकर इनका मानना है कि नहीं, एक्सपेंशन में ब्राज़ील को सीट नहीं मिलनी चाहिए। क्यों? अर्जेंटीना को लगता है कि भाई इसको ब्राज़ील को सीट मिल जाएगी तो ये तो ऑलरेडी इतना बड़ा एक कंट्री है, हमारा राइवल, एक तरह से दुश्मन तो नहीं पर राइवल, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है इन दोनों देशों के बीच में, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं है। तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील ये 2 देश यहाँ पे प्राइमरीली जो सबसे बड़े देश हैं, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर मत कर देना, उतने लेवल पर नहीं है मगर है। तो साउथ अमेरिका की अगर मैं आपको देशों की बात करूँ तो यहाँ कुछ लैंड लॉक देश हैं। कौन कौन से लैंड लॉक देश हैं वो याद रखिए। बोलिविया, पैराग्वे, ये तो आपको लैंड लॉक देश यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये रहा बोलिविया और ये रहा पैराग्वे। यहीं पर आपका क्या है, आपका लिथियम ट्राइंगल है। इसके अलावा ऊपर आपको पेरू दिखता है, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, सूरिनाम, ये सारे देश आपको, गयाना, ये सारे आपको देश यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब चलो हमें देश पता लग गए कौन से, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता लगा। यहाँ पर एक फॉकलैंड आइलैंड्स है, ये रहा फॉकलैंड आइलैंड। ये लगभग सीन वैसा ही है जैसा गोवा के साथ हुआ था। एक अर्जेंटीना ने अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ लड़ाई लड़ी थी यहाँ पर इस फॉकलैंड आइलैंड पे कब्जे को लेकर। क्योंकि अब जरा ज्योग्राफी में देखते हैं, जैसे हमने देखा था जब हम नॉर्थ अमेरिका पिछले महीने पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमने कौन कौन से माउंटेन देखे थे? एपेलेशियन माउंटेन्स देखे थे, रॉकीज देखी थी क्या? यहाँ कौन से माउंटेन्स होंगे? यहाँ पर जो माउंटेन सीरीज़ है उसका नाम क्या है? एंडेस। ये आपको यहाँ माउंटेन सीरीज़ है, यहाँ से यहाँ तक जाती है। नीचे अगर आप देखो तो आपको पैटागोनिया के डेजर्ट है। कहाँ? पैटागोनिया का डेजर्ट कहाँ? नीचे पैटागोनिया, ये रहा पैटागोनिया का डेजर्ट, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा पैटागोनिया, ठीक है। और इसके अलावा ऊपर एंडेस के माउंटेन्स है, ऊपर लैनोस जिसे हम कहते हैं क्या है, मुझे बताएगा कोई? ये असल में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। अब डिटेल तो हम यहाँ नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली। गयाना के हाईलैंड के ऊपर लैनोस का अगर ग्रासलैंड है तो कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। यहाँ पर आपको पैटागोनिया का डेजर्ट बिल्कुल नीचे है, तो चिले के जस्ट नीचे, जो यहाँ से एक तरह से कटी हुई पूंछ है साउथ अमेरिका के नीचे पैटागोनिया है, ऊपर लानोस का है, और यहाँ इधर बीच के इलाके में क्या है? एंडीज़ की पूरी माउंटेन श्रृंखला। तो ये आपको इस तरह याद रहेगा कि भाई यहाँ अमेजॉन रिवर बह रही है, ये उसका पूरा बेसिन है, ये एंडस माउंटेन है, ऊपर लानस का ग्रासलैंड है और नीचे जो आपका पैटागोनिया का डेजर्ट है। तो ये आपको समझ आ गया। मेरा तो सवाल है एटाकामा का डेजर्ट कहाँ है? क्या आपको आइडिया है कुछ कि एटाकामा का डेजर्ट कहाँ है? मैं आपको बताऊंगा, नहीं आपको मुझे बताना है कि एटाकामा का डेजर्ट कहाँ पर है। एटाकामा डेजर्ट कहाँ पर है? और इस रीजन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर एक और ख़ास बात है, इस रीजन में पंपास भी होते हैं। पंपास को आइडिया आपको कहाँ पर होंगे? तो पंपास इधर होंगे, नीचे पंपास है, ऊपर लानास है, यहाँ पंपास की ग्रासलैंड है। ये आपने समझ लिया कि चलो ये कहानियाँ हैं। और वह तो कोल्डेस्ट जो इलाका वो यहाँ आता है। कोल्डेस्ट इलाका क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक रेन शेडो जोन बन जाता है, बारिश नहीं होती तो काफ़ी ठंडक रहती है और काफ़ी ज़्यादा सूखा डेजर्ट है ये। तो ये आपको पूरा का पूरा एक ऐसा इलाका है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, और यहीं पर आपका एटाकामा, ये आपका एटाकामा ट्रेंच जिसकी मैं बात कर रहा था। तो ये बातें हैं साउथ अमेरिका की, जो बेसिक ज्योग्राफी आपने समझी कि चलो भाई ये ब्राज़ील है, इधर अर्जेंटीना है, नीचे आपका एंडीज माउंटेन है, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ से एक आइडिया लग गया ज्योग्राफी का। गयाना की जस्ट ऊपर आपको लानोस है, वो भी एक ग्रासलैंड है, गयाना हाईलैंड्स का है, यहाँ पर है। नीचे आपकी अमेजॉन रिवर बहती है, यहाँ से यहाँ जा रही है। तो ये आप यहाँ से समझ गए कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर हैं और इस तरह से ये मूव कर रही हैं। बाकी जो इम्पॉर्टेंट लोकेशन यहाँ पर आपको और देखने को मिल रही है वो ज्योग्राफिकली यही है।
अगला पॉइंट आता है कि भाई चलो जोग्राफिकल आपने सब कुछ समझ लिया, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से आपके इलाके हैं यहाँ आसपास, वो आप समझ गए। चिले और इन सब में कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी हैं जिसके हम सब अक्सर पढ़ते हैं, जैसे लीमा पेरू में है। लीमा में कुछ हुआ था, कोई UNFCCC कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो लीमा शहर कहाँ पर है, तो पेरू में यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई थी। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला अक्सर जो है वो क्यों न्यूज़ में रहता है, अमेरिका के सैंक्शंस के लिए, और बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ, लेकिन इनको बेचारों को ऑयल बेचने नहीं देता अमेरिका, क्योंकि इनका जो शासन है, जो इनका यहाँ पर, वो एंटी अमेरिकन कम्युनिस्ट, उनका कहना है एक रोग स्टेट है एक तरह से वेनेजुला, इसलिए वहाँ पर भी विवाद अमेरिका और वेनेजुला का बना हुआ है। तो यहाँ जो देश हैं इनकी कहानी कुछ इस तरह की है। अब देखिए कुछ देशों ने यहाँ क्या किया, आपस में मिलकर पहले कहा कि चलो भाई एक कॉमन हम एक तरह का एक अलायंस ना से एक ट्रेडिंग ब्लॉक बनाते हैं ताकि हमारे साथ व्यापार हो सके। देखिए यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, कॉफ़ी वगैरह, लेकिन लोग बहुत कम हैं, तो यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इन देशों ने एक अलायंस कैसे कहते हैं, मर्कोसुर। तो मर्कोसुर में आपके जो मेंबर स्टेट हैं वो है ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना। इधर वाले जितने हैं ना आपके ईस्टर्न साइड के, वो सारे मर्कोसुर का पार्ट है। मर्कोसुर इज अ सदर्न कॉमन मार्केट ऑफ विच एरिया, साउथ अमेरिका। तो पहले इसका वेनेजुला पार्ट था, बाद में वेनेजुला को सस्पेंड कर दिया। तो यहाँ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तो आपको नाम ही याद रहेगा, काफ़ी इजी है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे, इन 4 देशों ने मिलकर अभी अपना एक मर्कोसुर अलायंस बनाया हुआ है। यहाँ से देखते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, चारों मिल गए, चारों ने मिलकर अपना एक अलायंस बना लिया, ग्रुप बना लिया मर्कोसुर फ्री ट्रेड मूवमेंट वाला, जहाँ कॉमन मार्केट है, जो मूवमेंट भी एक तरह से फ्री। अब जो बचे बाकी देश वो क्या करेंगे, तो उन्होंने एक अलग अलायंस बनाया, दे फॉर्म द अलायंस ऑफ पैसिफिक अलायंस, ताकि वहाँ पर ये आपस में ट्रेड कर सकें। इसमें आपका कौन कौन सा देश है, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, चिले। अब देखो ये सब देश तो यहाँ आ गए, मैक्सिको, कोलंबिया, पेरू, चिले, ये आ गए आपके पैसिफिक अलायंस में। फिर भी कुछ देश बच जा रहे हैं आपके, जैसे बोलिविया कहीं नहीं है, जैसे तो वो सब क्या करेंगे, ठीक है, उन देशों का क्या होगा, आपको ऊपर गयाना कहीं नहीं है, ये सब देश भी तो कोई ट्रेड ब्लॉक कुछ ऐसा बनाएंगे। तो इन्होंने अपने लिए एक अलग सा बना रखा है। इनका सिस्टम ये है कि इन्होंने ALBA नाम का एक अलग ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें इक्वाडोर, बोलिविया और वेनेजुला और निकारागुआ हैं, ये आपके ALBA के अंदर है। बाकी 3 आपके पैसिफिक के अंदर हैं, पेरू, चिले, कोलंबिया, मैक्सिको और कोस्टा रिका। बाकी आपके 4 जो है वो किसके अंदर है, ALBA के अंदर। तो याद रखिए यहाँ पर असल में 4 ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं। कौन कौन से, मर्कोसुर तो बहुत ही सिंपल है, ब्राज़ील प्लस अर्जेंटीना प्लस उरुग्वे प्लस पैराग्वे। फिर ALBA, यहाँ पर वो सारे देश हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, यानी निकारागुआ प्लस वेनेजुला प्लस इक्वाडोर प्लस बोलिविया। और बाकी जो बच गए साउथ अमेरिका वाले, इनका अपना है पैसिफिक अलायंस। पैसिफिक अलायंस में कौन कौन है, ऊपर का मैक्सिको भी है, कोस्टा रिका भी है। कोस्टा रिका तो हालांकि परमानेंट मेंबर नहीं है और आपका अभी शायद नेगोशिएट कर रहा है यहाँ पर। इसके अलावा आपका कोलंबिया एंड चिली, तो ये सारे आपके पैसिफिक अलायंस के मेंबर्स। तो आई होप आपको ये आइडिया तो लग गया भाई कौन कौन से कहाँ पे रिजर्व्स हैं, कौन से पैसिफिक अलायंस की कंट्रीज़ हैं, साउथ अमेरिका की बेसिक ज्योग्राफी क्या है, और यहाँ पर कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पर हैं, कौन कौन से माउंटेन्स कहाँ पर हैं, ये हम समझ गए। अब एक चीज़ जो छूट गई है वो बताते हैं, वेयर इज मेटो ग्रासो प्लेटू। मेटो ग्रासो प्लेटू कहाँ पर है, यहाँ पर आपके जस्ट ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के नीचे मेटो ग्रासो प्लेटू होता है, इस लोकेशन में सिचुएटेड है। यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, ये सारा साउथ अमेरिका का पार्ट है। तो पैसिफिक अलायंस में कौन है, ALBA में कौन है, मर्कोसुर में कौन है, ये आपको आइडिया लग गया। और किसके साथ इंडिया अभी कोशिश कर रहा है काबिल के थ्रू एक लिथियम ब्लॉक एक्वायर करने का। अगला टॉपिक है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है भाई, क्यों न्यूज़ में रहता है, यहाँ अक्सर ब्लास्ट होते रहते हैं। और ऐसा चाइना ने कहा कि वो यहाँ से अभी जो है अपनी जो उनका कॉरिडोर है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है, उसके थ्रू यहाँ पर एक रोड लाइन बन रही है विच इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जहाँ 25 से लेकर $60 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर रहा है चाइना। क्यों, क्योंकि वो ग्वादर पोर्ट से जो बलूचिस्तान में है वहाँ उसने एक डीप वाटर पोर्ट बनाया इस रीजन में यहाँ, और यहाँ से वो जो एनर्जी होगा इस पूरे रीजन का, जो भी उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, वहाँ से एक प्रॉपर कॉरिडोर बनाया है। वहाँ से वो उसको लेकर चाइना की जिनजियांग प्रोविंस तक लेके जाएंगे, यानी ये रूट ग्वादर से लेके आप यहाँ ऊपर इसको लेके जा रहे हैं। ये रूट बनाया किसने, चाइना ने। अब दिक्कत ये रही कि चाइना कह रहा है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और हमें बहुत डर लग रहा है और कुछ चीज़ें कम करेंगे उन्होंने, और प्लस यहाँ ब्लास्ट भी बहुत सारे हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई क्यों इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, बलूचिस्तान की क्या स्टोरी है। देखिए बलूचिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस है, इसकी राजधानी क्या है, तो क्वेटा, ठीक है।
और बलूचिस्तान असल में आज़ादी के बाद 1947 में वॉज नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया था। इनके खिलाफ फिर इनकी आर्मी ने अटैक करके इस तरह कब्जा किया था इस पूरे इलाके पे और एक बलूचिस्तान को अपने मिला लिया था। बलूचिस्तान की खास बात यह है, बलूचिस्तान इज़ ऑलमोस्ट 44% लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान एंड 5% पॉपुलेशन, तो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ मुद्दा ये है कि यहाँ जो बलूच नेशनलिज्म है, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है बलूच लिबरेशन आर्मी, यहाँ बलूच नेशनलिज्म है बहुत ज़्यादा है। और कहा यह जाता था पहले भी और अभी भी कि अगर पाकिस्तान लगातार कश्मीर में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तो इंडिया कैन ऑलवेज हेल्प बलूची ग्रुप्स। हालांकि मिलिशियास को इंडियन पॉलिसी नहीं है कभी भी सपोर्ट करना। और बलूचिस्तान का मुद्दा ये कि यहाँ जो बलूची ट्राइबल ग्रुप्स हैं दे नेवर वर बेसिकली पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर बहुत सारा एक बड़ा राज्य है जिसमें लोग बहुत कम हैं, प्लस यहाँ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो यहाँ एक इन्वेस्टमेंट होती है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी होती है रिसोर्सेज की, लेकिन रिसोर्सेज बलूचिस्तान तक नहीं पहुँचते, बल्कि ये पंजाब का जो प्रोविंस है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या उनकी रहती है, सब कुछ निकल के वहाँ इन्वेस्ट होता है। तो बलूचिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फेक्शन है, इसलिए बलूचिस्तान के नेशनलिज्म की बातें बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा होती हैं। और यहाँ जो एरिया है वो एरिया भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है और अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और एक की डिफरेंस ये है कि बलूच ट्राइब के जो लोग हैं, वो बलूची ट्राइब जो है वो बोथ अफगानिस्तान ईरान दोनों जगह फैली हुई है, और वहाँ पर वो आपस में मूव इन मूव आउट करते रहते हैं। इसी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा आपको फिर देखने को मिलता है क्या, स्मगलिंग ऑफ ऑयल एंड अदर रिसोर्सेज। इसलिए एक विवादित दिक्कत यहाँ पर ये रही कि पाकिस्तान चाहता है कि इस रीजन में जितने रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, एक्सप्लॉयटेशन उसका किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अटैक्स होते हैं। अब यहाँ तक सीपेक कॉरिडोर जो बन रहा था, वह चाइना के जितने इन्वेस्टर्स थे उनके ऊपर या चाइना से जो काम करने लोग आते थे वहाँ लगातार अटैक होते थे। मेरा आपसे एक सवाल है कि मान लो ये कॉरिडोर लगभग आप $25 बिलियन लगा रहे हो, यहाँ पर ढेर सारे आप पावर प्लांट्स लगा रहे हो, ढेर सारे आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, ढेर सारी आप शिपिंग इंडस्ट्री बिल्ड कर रहे हो, तो अब उम्मीद करोगे कि ये इतना कुछ डेवलप होगा तो यहाँ के लोगों को काम मिलेगा। लेकिन खास बात या बुरी बात यह है कि बलूचिस्तान के लोगों को यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा, क्योंकि चाइना अपने लोग खुद चाइना से लेके आता है वर्कर्स, उनके लिए वहाँ पर एक हाउसिंग यूनिट सेट करता है, वो वहीं रहते हैं, काम करते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो यहाँ के लोगों के लिए काम नहीं है, और जो बिजली बनेगी, जो भी सुविधाएं होंगी वो सारी उठ के चली जाएंगी कहाँ, तो पंजाब के रीजन में। तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, और इसीलिए कई चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर हमले भी हुए, कई सारे ब्लास्ट भी इस रीजन में देखने को मिले। और जो ब्लास्ट देखने को मिलते हैं इसी वजह से यहाँ सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर है यहाँ पर, और प्रॉब्लम्स इस रीजन में रहती हैं। ठीक है, तो ये है बलूचिस्तान की ज्योग्राफी, कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये हमने देख लिया। ठीक है, अफगानिस्तान ईरान से बॉर्डर लगता है और अरेबियन सी के पास है। यहाँ पर ये रूट बनाने का कारण ये है चाइना का कि वो चाहते हैं उनको पर्शियन गल्फ से एक ऐसा रूट मिले जिसको इस्तेमाल करके वो सरकमवेंट कर पाएँ इस पूरे रीजन को, सीधा लैंड रूट के थ्रू वो जिंजियांग पहुँच पाएँ बिना किसी विशेष समस्या के। अगला आर्टिकल जो बात करता है वो बात करता है एक वेटलैंड की, जो है कोले वेटलैंड। कोले वेटलैंड कहाँ है? केरला में। ये रहा कोले वेटलैंड, यहाँ सिचुएटेड है। यहाँ आपको इस रीजन में ये कोले वेटलैंड है, यहाँ कोजीगुड़ी के जस्ट नीचे यहाँ पर, और कोले लैंड कहते हैं। कोले वेटलैंड इस पूरे इलाके में फैला हुआ है, और ये आपका इलाका है कोजीगुड़ी के पास है ये, नॉट एग्जैक्टली कोजीगुड़ी। तो कोले वेटलैंड की कहानी क्या है? कोले वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट रामसार साइट्स है, लेकिन दिक्कत ये रही यहाँ पर पिंक ब्लूम देखी गई। यहाँ का पूरा पानी जो है पिंक हो जा रहा है। अब कोई भी पिंक ब्लूम होती क्यों, बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, वो उसको देखने के लिए लोग ज़रूर आते हैं कि भाई पिंक हो गया पूरा पानी, चलो देखने चलते हैं वहाँ क्या हो रहा है। असल में पिंक ब्लूम होता है एक फ्लावरिंग की वजह से, जो होती क्यों है, क्योंकि वहाँ पर एक इन्वेजिव स्पीसीज आ जाती है जो वहाँ एक तरह का इन्वेजन कर लेते हैं, और उसकी वजह से पूरे पानी को कवर करके उनका कलर वो चेंज करके बिल्कुल पिंक सा कर देती है। देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल में बहुत बुरी हालत होती है उसकी। तो यहाँ पर जो हम बोलते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं कबूम्बा फरकटा उसे कहते हैं। ये मैसिव फ्लावर है जो पूरे इसके ऊपर आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना, जब पिंक ब्लूम आता है, तो वो क्योंकि वहाँ पे ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनको बिल्कुल नष्ट कर देता है, उनके लिए ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है वाटर में, और ये बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल होता है लाइवली ग्रोथ के लिए। तो ये इन्वेजन है जो उसकी पूरी इकोलॉजी को तबाह कर देता है किसी भी लेक की। तो जो पिंक ब्लूम यहाँ देखी गई है वो बड़ी दिक्कत की बात है इस पूरे एरियाज़ में। इसके अलावा जो पेरम्ब्रा है कोजीगुड़ा में, वहाँ पर भी ऐसा कुछ हुआ था, इससे बहुत विवाद की स्थिति वहाँ भी बनी थी। तो ये इस तरह के जो अटैक्स, रेड कबूम्बा अट्रैक्ट जो लोग करते हैं कि भाई फ्लावरिंग हो रही है देखने जा रहे हैं, लेकिन असल में वाटर बॉडी को बहुत नुकसान होता है। तो हमें दो चीज़ें यहाँ से पता लगी कि एक तो कोले वेटलैंड कहाँ पर है, केरला में, क्या ये रामसार साइट है? तो हाँ है। और दूसरा कि जो इससे पहले
पेरम्ब्रा जहाँ है वो कहाँ पर है, वो भी कोझिकोड केरला में। इन 2 जगहों पर एल्गल ब्लूम, पिंक ब्लूम हुआ, जिससे वहाँ पे बहुत नुकसान वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी को हो रहा है, जो हमें समझने की ज़रूरत थी, जो हमने समझ लिया। अगला आर्टिकल बात करता है एक ऐसे देश की जो अगेन न्यूज़ में था, और एक ऐसा इलाका जो फिर न्यूज़ में था, हाइफा। हाइफा इज़ अ प्लेस और अ पोर्ट टाउन ऑफ इज़राइल। यहाँ चीज़ें इसलिए न्यूज़ में है, हाइफा में एक जो पोर्ट है वो डेवलप कौन कर रहा है, इंडिया की कंपनी का नाम क्या है, अडानी। लेकिन हाइफा एक और वजह से न्यूज़ में था, क्योंकि हाइफा के थ्रू ही हमारा नया रूट बना है किस चीज़ का, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और वो कहाँ से जा रहा है, मुंबई से आप दुबई होते हुए, सऊदी अरेबिया होते हुए, इज़राइल होते हुए, इटली होते हुए आप यहाँ से निकलोगे और फिर यूरोप पहुँच जाओगे। ये एक वो रास्ता है जो किसको सर्कमवेंट करेगा किसको, आपको स्वेज कैनाल से नहीं जाना पड़ेगा। ये एक नया रूट डेवलप किया गया ताकि पुश किया जा सके। तो ये जो नया कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें सऊदी अरब, EU, इंडिया, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, जर्मनी, फ्रांस और इजराइल भी इसका पार्ट है। इस तरह के देश है, इसमें 2 असल में पार्ट बनाए गए हैं। ईस्ट कॉरिडोर जो इंडिया को अरबियन गल्फ से जोड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, दूसरा जो यहाँ का पार्ट है जो इसको यूरोप तक जोड़ता है, वेस्टर्न पार्ट। क्यों किया गया ये, असल में बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर शिप टू रेल मूवमेंट की बात है। पहले आप शिप से जाएंगे, फिर रेलवे नेटवर्क से चले गए, फिर रोडवेज से चले गए। इस तरह से काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये महंगा नहीं पड़ेगा। और मैरीटाइम रोड रूट ऑलरेडी जो है उनके साथ एक इनको डाइवर्सिटी मिलेगी, अलग अलग रूट्स मिलेंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज को ईजिली मूव करा पाएगा, इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा और रीजनल सप्लाई सिक्योर होगी इस पूरे इलाके के थ्रू। और इसका पूरा फ़ायदा इस रीजन की सभी कंट्रीज़ को देखने को मिलेगा। ये बातें हो गई किसकी, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की। यहाँ हाइफा पोर्ट की बात फिर हुई, और हाइफा वो इलाका है जहाँ पर वो जो इंडिया का पोर्ट ऑपरेशन अदानी का पहले शुरू हो चुका है। इसके अलावा हाइफा की एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। 23 सितंबर को यहाँ पर एक वॉर लड़ी गई थी टू सिक्योर सिनाई पेनिनसुला एंड टू सिक्योर पूरा आपका जो जेरूसलम पैलेस्टीन के इलाका है वहाँ पर, जहाँ इंडियन फोर्सेस भी लड़ी थी। तो हाइफा इज़ अ वेरी हिस्टोरिक सिटी इन दैट रिगार्ड एज वेल। अब हमने ये सब देख लिया, चलो ये देखते हैं कि भाई ये जोग्राफिकली इजिप्ट और ये आसपास के इलाकों में है क्या। देखो यहाँ है आपका इजराइल, ये आपका नेगेव डेजर्ट है, जिसे कह नेगेव डेजर्ट भी कहते हैं, जब सवाल मैंने पूछा था। अब इसको गौर से देखो, ये पूरा इजराइल का पार्ट है। इजराइल के अंदर ही आपका ये वेस्ट बैंक का इलाका है, जो बाउंड्री में देख रहे हो ये वेस्ट बैंक है। ये रहा तेल अवीव, जो अभी तक ऑफिशियल राजधानी है इजराइल की, लेकिन उन्होंने इसको शिफ्ट करके इधर जेरूसलम के पास पहुंचा दिया था, वेस्टर्न जेरूसलम में। अब यहाँ है गाज़ा स्ट्रिप। याद रखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप है, ये इस इलाके में। यहाँ पर कब्ज़ा है हमास ग्रुप का। हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका कब्ज़ा है गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर। गाज़ा कहाँ पर है, इजराइल के अंदर ही। ये आपको इस बैंक के आसपास छोटा सा इलाका है, यहाँ पर गाज़ा स्ट्रिप है। ये जो ऊपर का इलाका है असल में जिसे हम कहते हैं ना पैलेस्टाइन या वेस्ट बैंक, वो ये इलाका है। यहाँ पीछे जॉर्डन रिवर भी बह रही है। यहाँ पर डेड सी है, दुनिया की सबसे ज़्यादा सलाइन जो लेक है वो ये है डेड सी। अगर आप इसमें जाते हैं तो आप डूबते नहीं, इतनी ज़्यादा डेंसिटी है कि आप पानी के ऊपर ही तैरते रह जाते हैं। डेड सी यहाँ पर है। डेड सी के एक तरफ जॉर्डन है, दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है। यहाँ पर आपका इजराइल वाला हिस्सा है, इसके जस्ट नीचे नेगेव डेजर्ट है और ऊपर सीरिया है। यहाँ सीरिया का एक इलाका इजराइल ने कैप्चर कर रखा है, गोलन हाइट्स। यहाँ गोलन हाइट्स है जिस पे कब्जा अभी है किसका, तो इजराइल का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पानी और खेती का सोर्स है, इसलिए उन्होंने गोलन हाइट्स पे कब्जा कर रखा है। एक वॉर हुई थी 1967 में, उसमें इजराइल ने गोलन हाइट्स सीरिया का और इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, ये जो इलाका है ना सिनाई पेनिनसुला, ये भी कब्जा कर रखा था। सिनाई डेजर्ट के ऊपर जो आता है सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला नीचे है जो इजिप्ट के पास है, इसके ऊपर भी इजराइल का कब्जा था। सिनाई पेनिनसुला बाद में उन्होंने इजिप्ट के साथ जब उनके संबंध नॉर्मलाइज हुए तो सिनाई पेनिनसुला उन्होंने वापस कर दिया इजराइल को, इजिप्ट को इजराइल ने। लेकिन अभी भी जो सीरिया का गोलन हाइट है उस पर कब्जा इजराइल का ही जमा हुआ है। और ऊपर मेंट हार्मन है, जो लेबनान ऊपर है, इनके याद रखो, ऊपर लेबनान है, साइड में सीरिया है। सीरिया से कब्जा किया हुआ गोलन हाइट्स, नीचे जॉर्डन है, जॉर्डन रिवर है। वहाँ पर आपका जो वेस्ट बैंक का इलाका है वो पड़ता है, डेड सी है यहाँ पर, नीचे नेगेव डेजर्ट है। और ठीक इस साइड आपका तेल अवीव और गाज़ा स्ट्रिप है, जहाँ पर हमास का इलाका उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर आपकी वेस्ट बैंक में ऑपरेट करती है। ये आपका एक बेसिक डेफिनेशन हो गया जो इजराइल का आपको समझना था। अब कोर चीज़ें हम थोड़ी सी देख लेते हैं नाम के साथ कि कहाँ कहाँ पर क्या। तो ऊपर हाइफा का पोर्ट ये आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ नजरत है, नीचे वेस्ट बैंक है, जॉर्डन रिवर की वैली है, सी ऑफ गैलीली या लेक टिबरेस यहाँ इधर पड़ता है। ऊपर गोलन हाइट्स जो मैंने कहा जो अभी सीरिया का था कब्जा इजराइल का है। नीचे सिनाई पेनिनसुला आता है जो इजिप्ट के पास है, पहले उन्होंने कब्जा करके वापस दे दिया।
ये रहा नेगेव, और ये पूरा इलाका आपको देखने को मिल गया इस तरह से है। ये पूरी गाज़ा स्ट्रिप, गाज़ा सिटी यहाँ पर है। रामल्ला इज़ द कैपिटल ऑफ अभी आपका जो वेस्ट बैंक है या पैलेस्टाइन है, उसकी जो कैपिटल है उसको रामल्ला उसका नाम है, प्लस जो इजराइल की है उसका नाम है तेल अवीव। तो यहाँ रामल्ला है, यहाँ तेल अवीव है, ये आपने देख लिया। अब ज़रा इसकी ब्रॉडर ज्योग्राफी अगर हम देखें ना, तो यहाँ पर है स्वेज़ कनाल, ये यहाँ खुदाई की हुई ये स्वेज़ कनाल है। यहाँ से आप जाकर जो मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ तक जा सकते हो। तो अगर आपको एशिया के इस रीजन से कहीं से भी कोई शिप्स लेके जाने हैं यूरोप जाने के लिए, तो आपको नॉर्मली लोग यही रूट लेते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट यानी वो इलाका जिस पर अगर आप कंट्रोल रखो तो आप जो मूवमेंट ऑफ सप्लाई है दुनिया भर का, वो डिसरप्ट कर सकते हो या कंट्रोल कर सकते हो। तो इसलिए इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है, वो आपका उसको ओवरकम करते हो। यहाँ से आप लेके जा रहे हो, ये रूट आपका बन रहा है, और अब यहाँ से ऐसे होते हुए निकल जाओगे। ये रूट अभी तक आपका बन रहा है, ग्रीस, इटली विटली पकड़ के आप चले जाओगे। तो वो इसको सरकमवेंट करने के लिए है। और इटली जो आपका इजराइल की खास बात यह कि वो एक दांतों के बीच में से जीभ की तरह कहते थे। पूरे आसपास सारे दुश्मन है, सीरिया दुश्मन, लेबनान दुश्मन, जॉर्डन दुश्मन, सऊदी अरब दुश्मन, टर्की दुश्मन, लेकिन फिर भी ये वहाँ सस्टेन कर पाए क्योंकि इनकी मॉडर्नाइजेशन हुई थी इनकी आर्म फोर्सेस की, प्लस इनका जो मोसाद है, जो इनकी सीक्रेट एजेंसी है, इज वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट एजेंसी। हमास जो इनके देश में गाज़ा स्ट्रिप पर कब्जा करके वहाँ पर रूल करता है, वो असल में ईरान सपोर्टेड है, और बाकी देशों ने भी अरब को सपोर्ट किया था। लेकिन जब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है जहाँ इजराइल भी इंडिया के साथ आता है, सऊदी अरब भी इंडिया के साथ आता है, वो दिखता है आपको कि ग्लोबल अलाइंसेस कैसे शिफ्ट हो रही हैं, चीज़ें कैसे बदल रही हैं। यानी अब इजराइल से ज़्यादा दुश्मनी इन देशों की रही नहीं जितनी ईरान से हो गई है। तो वो एक डिफरेंस, एक नया बॉल गेम है जो हमें सीखने को मिलता है। पर पहला सवाल मेरा आपसे, हाइफा पोर्ट का आपने समझ लिया, नेगेव डेजर्ट का आपने समझ लिया, मेडिटेरेनियन सी कौन सा आपने समझ लिया, मेडिटेरेनियन सी के आसपास की कंट्री कौन सी आपने देख लिया, रेड सी कहाँ है वो आपने समझ लिया, स्वेज कनाल कहाँ है आपने समझ लिया, और कौन कौन सी वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज हैं ये आप इस मैप से देख के इजीली समझ ही सकते हो। तो ये था प्रोमिनेंटली आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए। आई होप आपको चीज़ें याद रहेंगी। और हालांकि ज़रा कुछ आज टॉपिक था नहीं इस हफ्ते उतना ज़रा न्यूज़ में जितना हमने पहले डिस्कस किया था। तो ये थी आज की डिस्कशन में, ब्रॉडली डिस्कस कर लिया चीज़ों को। आप सब कुछ याद रखिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस डे। बाय।